आज हम क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी के बारे में। आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे शुरू से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ज्योग्राफी का अध्ययन है वो कई तरीकों से विस्तार किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो करते हैं ज्योग्राफी। एक होता है एस्ट्रोनॉमी और एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी ज्योग्राफी का जो अध्ययन है हम तीन पार्ट में करते हैं। आसमान का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमी के अनुसार। जियोग्राफी पृथ्वी के ऊपर सभी चीजों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है जियोग्राफी। जियोड का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। जियोड का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। लेकिन जियोलॉजी भूगर्भिक विज्ञान होता है। जियोलॉजी भूगर्भिक विज्ञान होता है। इसी हम कहते हैं खगोल विज्ञान। इसी हम कहते हैं खगोल विज्ञान। क्या कहेंगे? खगोल विज्ञान। तो इसको ज्योग्राफी को क्या कहेंगे? भूगोल। क्या कहेंगे? भूगोल। भूगोल। जियोड का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। आगे है जियोलॉजी, इसे कहते हैं भूगर्भिक विज्ञान। भूगर्भिक विज्ञान। भूगर्भिक विज्ञान यानी कि मतलब समझिए सरल सा तरीका, पृथ्वी के ऊपर समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन। जीव जंतु का जितने भी भौतिक पर्यावरण वातावरण होता है उनका अध्ययन कहलाता है ज्योग्राफी। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। एंड आसमान में हम जितने भी चीज देखते हैं तारे ग्रह, उनका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान। आगे देखते हैं जमीन के अंदर उसके जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जियोलॉजी या भूगर्भिक विज्ञान। इसमें जो सबसे लंबा है वो है अपना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें ज्योग्राफी आता है, ओशनोग्राफी आती है, पेडोलॉजी आता है, मॉर्फोलॉजी आता है, अरे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार होता है। इसलिए हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे एस्ट्रोनॉमी का, क्योंकि पहले छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर चलते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर अचानक से ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है। इसीलिए पहले छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी छोटा सा भाग है, उसको पढ़ेंगे। आसमान में लेकर चलते हैं आज। आज कराएंगे आपको तारों की सैर। जानते हैं तारों की पूरी विस्तार के साथ। बने रहिए वीडियो पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोल विज्ञान। अब हम इसमें सबसे पहले तो देखें आसमान में हमें एक ही चीज दिखाई देता है, वो होता है तारा। स्टार्ट किससे करेंगे? तारे से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं आकाश गंगा के अंदर। अंतरिक्ष के अंदर जो है, अंतरिक्ष के अंदर जो है वो 100 अरब आकाश गंगा है। 100 अरब क्या है? आकाश गंगा। ये होती है आकाश गंगा। ये क्या होती है? आकाश गंगा। इसका जो आकार होता है वो होता है सर्पिल आकार। आकार कैसे होता है? सर्पिल आकार इसका माना जाता है। और इसकी 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। हम जो रहते हैं वो रहते हैं इस दूसरी भुजा के अंदर, इसी भुजा में दूसरी भुजा के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे आकाश गंगा आसमान में कितनी है? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे रहते हैं। याद रखना, 100 अरब आकाश गंगाएं, 100 अरब तारे। हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। इसका मतलब 100 गुणा 100 बराबर 100 का स्क्वायर। 100 अरब आकाश गंगा है, हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे। 100 अरब गुणा 100 अरब बराबर 100 अरब बन चुके हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो सबसे नजदीकी जो आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। और हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम आप सब लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। या हम इसे कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्या कहेंगे? मंदाकिनी। मिल्की वे। मंदाकिनी या मिल्की वे। और इसका तीसरा नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। पहला नाम हो गया, हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं हम लोग। इंग्लिश वाले नासा वाले हैं वो सारे कहते हैं मिल्की वे।
और दोनों को जोड़ के युवतियों ने बना दिया बुद्ध मेखला। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे किसका अध्ययन, तारों का। तारों का जो निर्माण होता है वो तीसरी भुजा में होता है। तारों का निर्माण क्या होता है, आकाश गंगा के तीसरी भुजा में किसका निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है। और ये से अंतरिक्ष में कितनी है, 100 आकाश गंगा है। हर आकाश गंगा में 100 क्या होते हैं, तारे होते हैं। क्या होता है, गोला होता है। किसका गोला होता है, गैस का गोला होता है। किसका होता है, गैस का एक भौतिक क्या होता है, गोला होता है। और ये जो गैसें होती है ये आपस के अंदर संकुचन करने लगती है, इसे तनाव में विचलित रखती है। और आपको पता है आज से जो गैस उनका संकुचन होता है तो एक पास नजदीक है तो वो कठोर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कठोर बन जाएगी। जब ये गैस चौकनियां आपस में आके और एक जगह मिल जाएगी तो इसका नाम देंगे हम निहारिका। क्या नाम देंगे, निहारिका। क्या नाम देंगे, निहारिका। अब ये क्या बन गया, निहारिका। पहले था गैस का गोला, गैस का गोला इकट्ठा हुआ एक जगह के रुका और वो क्या बन गया, निहारिका बन गया। क्या बन गया, निहारिका बन गया। अब एक जगह गैस आने के बाद वो तेज गति से घूर्णन करने लगती है, इसके कारण इसमें क्या होता है, संलयन होता है। क्या होता है, संलयन होता है। क्या होता है, संलयन की एक विधि होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। तो ये बन जाता है तारा। आगे जाके क्या बनता है, तारा। निहारिका को इंग्लिश में या सीबीएसई वर्ड वाले इसे नेबुला भी बोलते हैं। ये बन जाता है यहाँ पर आकर तारा। क्या बन जाता है, तारा। कैसे बनता है, देखिए हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कैसे किसमें बदल रही है, हीलियम में। इस विधि को हम क्या कहते हैं, संलयन। क्या कहते हैं, संलयन, संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना, संलयन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जुड़कर विस्फोट करना। संलयन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जुड़कर जो विस्फोट करती है संलयन कहलाता है। कोई चीज टूटकर विस्फोट करना वो क्या कहलाएगा, विखंडन। संलयन विखंडन दोनों समझ में आ गया। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़कर विस्फोट करना, और विखंडन का मतलब टूटकर विस्फोट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है संलयन। दूसरा एक याद रखना, तारों के अंदर खुद की ऊष्मा होता है, खुद का प्रकाश होता है। खुद की क्या होती है, ऊष्मा, तथा खुद का क्या होता है, प्रकाश। खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश इनका होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, संलयन। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस किस में बदलती है, हीलियम के अंदर बदलती है। ये धीरे धीरे इसका चलता ही रहता है। अब आप एक बात करिए, एक जो तारा होता है उस तारे के नाभिक का जो तापमान होता है वो 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसके नाभिक का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। आप अनुमान नहीं लगा सकते, 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। अमूमन एक इंसान की जो बॉडी है वो 250 डिग्री तापमान के ऊपर जला दी जाती है। लेकिन सोच के देखिए, 1.5 लाख डिग्री तापमान होता है एक तारे के नाभिक के अंदर। अब हम आगे देखते हैं, इसके जो रंग की अवस्था होती है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि तारों का ताप किस पर निर्भर करता है, या तारों की उम्र किस पर निर्भर करती है, तो उसके पृष्ठ ताप पर। किस पे करता है, उसके पृष्ठ ताप पर करता है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा होता है, किस पे, बी पे, पृष्ठ ताप। बी नंबर ऑप्शन नोट करना, हमेशा यही आता है, ऑप्शन नंबर बी पे होता है पृष्ठ ताप पर। ठीक है, उसके बाद उसका जो तापमान की जो रंग जो होता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा, उसके पृष्ठ ताप पर। उम्र किस पर निर्भर करेगी, उसके पृष्ठ ताप पर। समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब इसके रंग होते हैं 3 रंग कितने होते हैं, 3। पहला देखिए नीला, कौन सा, नीला, सफेद और लाल। अक्सर हमें सुबह उनके टाइम सूर्य किस तरह का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, और जब वो छिपता है उसमें भी हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इसीलिए देखिए, आप ये बताइए कि सबसे भयंकर तेज जो तापमान होगा उसका कलर कैसा होगा, लाल होगा, सफेद होगा या नीला। तो देखिए, सबसे कम लाल, मध्यम सफेद, सबसे भयानक जो तापमान होगा वो नीला, सबसे तेज, सबसे तेज। अब देखिए, गैस का गोला क्या कहलाएगा, गैस का गोला। सबसे पहले तारा क्या होता है, गैस का गोला होता है, एक तरफ आके संकुचन करता है तो वो निहारिका बनता है, जिसे इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। और नेबुला जो संकुचन होकर अपना ईंधन खत्म करने लगता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, वो बन जाता है क्या, तारा। क्या बन जाता है, तारा। तारा बनने से पहले वो क्या होता है, निहारिका होता है। निहारिका से पहले क्या होता है, गैस का
गोला होता है, इसका खुद का तापमान होता है। तारे का रंग किस पे निर्भर करता है, उसके पृष्ठताप पे। ऑप्शन नंबर बी पे ये लिखा होता है। रंग होते हैं 3 कलर के, सबसे भयानक होता है नीला रंग, मध्यम होता है सफेद, व सबसे कम होगा लाल रंग। आगे हम पढ़ते हैं, जब ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद कर देता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद कर देगा तो इसका नाम होगा लाल दानव। क्या बनेगा ये आगे जाकर, लाल दानव। क्या बन जाएगा, लाल दानव। क्या नाम है इसका, लाल दानव। इंग्लिश में रेड जाइंट, रेड जाइंट, लाल दानव या रेड जाइंट। अभी बनता क्यों है, हाइड्रोजन हीलियम में वरना एकदम ये गैस बदलना जब बंद हो जाता है तो ये क्या करने लगता है, चमकने लगता है, भयानक चमकने लगता है तेज गति से, तो ये बन जाता है लाल दानव। और लाल दानव की अवस्था तारों में कब आती है, जब ये बूढ़े होने लगता है, धीरे धीरे तारे की जो उम्र है वो खत्म होने लगती है। और तारे की जो उम्र होती है वो कम से कम होती है 10 अरब। कितनी होती है, 10 अरब। सूर्य भी क्या है, तारा ही तो है, हमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है पृथ्वी पे, सूर्य से तो हो रहा है। सूर्य क्या है, तारा ही है। सूर्य की उम्र कितनी है, 10 अरब। कितनी है, 10 अरब। जी कितने चुका है, 5 अरब, 4.5 अरब जी चुका है 5 महीने, 5 अरब बाद, आज से 5 अरब बाद सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम का जो संलयन है वो खत्म हो जाएगा और सूर्य क्या करेगा, विस्फोट करेगा। हर कोई जो चीज होती है वो नाभिक में बीज के अंदर तक होती है। अब सूर्य बीज के अंदर है, सभी ग्रह उसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो चक्कर किसकी ओर लगाएंगे, सभी खत्म, पृथ्वी खत्म। तब तक तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, खत्म। कितने साल बाद, आज से 5 अरब साल बाद। कितने साल बाद, आज से 5 अरब साल बाद। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन हीलियम बदलना जब बंद कर देगा तब ये किस अवस्था में आ जाएगा, तारा लाल दानव। अब लाल दानव की 2 अवस्था होती है। लाल दानव की कितनी अवस्था होती है, 2। अगर लाल दानव सूर्य के 1.5 गुने से कम है, समझना, सूर्य जो है उसके 1.5 गुना से कम है तो वो बनेगा किस अवस्था में, वो बनेगा श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन। इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन। अब ये लास्ट बार चमकता है, यहाँ पर ये क्या करता है, लास्ट बार चमकता है। इसके बाद ये अपना जीवन काल क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। अब देखिए श्वेत वामन, इसको जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा, श्वेत वामन या फिर जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा क्यों कहते हैं, कारण इसके पीछे, क्योंकि लास्ट बार चमकता है, इसके बाद ये अपना जीवन काल क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। श्वेत वामन के बाद ये अपनी अवधि समाप्त करता है काला वामन। किसमें करता है, काला वामन, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, ये खत्म कर दे। अब देखिए आगे श्वेत वामन, श्वेत वामन का जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा ने अपना जब चमकना बंद कर दिया तो खत्म हो गया किसमें, काला वामन। अब देखिए यहाँ से गैस से लेकर काला वामन यहाँ तक इसकी उम्र है वो होती है 10 अरब। कितनी होती है, 10 अरब। कितनी होती है, 10 अरब। और ये 1.5 गुना जो है सूर्य के 1.5 गुना से ज्यादा होता है उसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या कहेंगे, चंद्रशेखर सीमा। कम होगा तो किस में जाएगा, अगर सूर्य के 1.5 गुना से कम, लिख लेना, सूर्य के 1.5 गुना से कम, कम। ठीक है, और ये किसने स्थापित किया, हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। इसने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए अगर 1.5 गुना से कम है, सूर्य अपने 1.5 गुना से तो कम नहीं है, तो सूर्य किसमें बनेगा, काला वामन में। अगर 1.5 गुने से अधिक कोई बड़ा जो तारा है वो किस श्रेणी में जाएगा, वो जाएगा इस श्रेणी में, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सुपरनोवा। क्या कहेंगे, सुपरनोवा, सुपरनोवा, या इसको हम कहेंगे अभिनव तारा, अभिनव तारा, सुपरनोवा या अभिनव तारा, सुपरनोवा, अभिनव तारा। इसलिए कहेंगे, ध्यान से समझना,
तारा चमकना बंद कर देता है या अपनी लास्ट स्टेज पर होता है तो लाल रंग कहलाता है। अगर वो सूर्य के डेढ़ होने से कम है, अगर उसका आकार जो है सूर्य के डेढ़ गुना से कम है तो वो बनेगा श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ, इसे लास्ट कहते हैं और इसका जीवाश्म तारा कहते हैं। लास्ट बार यहाँ पे चमकता है, उसके बाद धीरे धीरे चमकना बंद कर देता है, अपना जीवन काल क्या कर देता है, समाप्त, जिसको हम कहेंगे काला वामन। यहाँ पर जाके तारा अपना जीवन काल क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, अगर सूर्य के डेढ़ गुने से अधिक कोई बड़ा तारा है तो वो बनेगा सुपरनोवा। क्या बनेगा, सुपरनोवा, जिसको हम कहेंगे अभिनव तारा। क्या कहेंगे, अभिनव तारा। अब ये जो अभिनव जो तारा होता है ये विस्फोट करता है। क्या करता है, विस्फोट करता है। अभिनव तारा विस्फोट करेगा, विस्फोट करेगा तो देखिए अभिनव तारा ने क्या किया, विस्फोट किया, विस्फोट के लिए बनेगा न्यूट्रॉन। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा है पांचर, क्वेश्चन, पांचर और क्वेश्चन, पांचर और क्वेश्चन, पांचर में क्वेश्चन, दो तारे इससे बनते हैं। न्यूट्रॉन जो तारा होता है वो हजार टुकड़ों में, अरब टुकड़ों में, अरब लाख टुकड़ों में क्या करता है, टूट जाता है और टूटने के बाद धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, सिकुड़ने लगता है। अगर हम किसी चीज को ऐसे ये दबा देते हैं तो उसका जो वजन होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। आप अनुमान लगा के देखिए, अगर मिट्टी को पकड़ के हम इसे दबाएंगे, गिल्ली मिट्टी को इसे दबाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी, लेकिन उसका जो वजन है वो ज्यादा होगा। ये इसी प्रकार होता है, जब ये टूटता है तो अरबों खंड तारों में टूट जाता है, अरबों टुकड़ों में ये टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगता है, जुड़ने लगता है। जब एकदम ये जुड़ जाएगा तो इसकी अवस्था जो आएगी वो आएगी ब्लैक होल। किस आएगी, ब्लैक होल। इसको कहते हैं कृष्ण वीवर। ब्लैक होल को क्या कहते हैं, कृष्ण वीवर। ब्लैक होल को क्या कहते हैं, कृष्ण वीवर। इसकी जो डेंसिटी, इसका घनत्व, इसका जो वजन होता है, एक चम्मच कम से कम आप मानिए 70 से 80 किलो की, 70 से 80 किलो की। और कैसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 1000 हाथियों जैसा इसका वजन हो जाता है एक चम्मच का महज, क्योंकि डेंसिटी सबसे घनत्व इसकी होती है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी की डेंसिटी है तो वो है ब्लैक होल। और ब्लैक होल की जिसने खोज की थी वो कौन थे, हमारे भारत के रहने वाले निवासी थे चंद्रशेखर सीमा। ब्लैक होल की खोज किसने की, चंद्रशेखर सीमा ने। ठीक है, धन्यवाद। आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है।